पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि शी हाउजू को रोकती है। आगे हम देखते हैं कि शी उसका फ़ोन लेती है, उसमें अपना नंबर डालती है और कहती है कि बाद में वो कार के डैमेज का भरपाई कर देगी, और फिर बिना कुछ डूफेंग को बोले वहाँ से चली जाती है। फिर हाउजू अपने फ्रेंड शिंग के रेस्टोरेंट पहुँचता है। ये हाउजू का वही फ्रेंड है जो उसके साथ रेस्क्यू टीम में भी काम करता है, और ये इस रेस्टोरेंट का बॉस है। इसकी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता। जो एग उससे गलती से गिर गया था वही उठा के खाने लगता है। छोड़ो ये सब, पॉइंट पे आते हैं। हाउजू शिंग से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यू किसी से शादी करने वाली है। मैंने उसके लिए सब कुछ किया था। शिंग कहता है कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, वैसे भी यू बाहर से ही अच्छी दिखती थी। इधर डूफेंग अपनी नई गर्लफ्रेंड की कार में होता है। वो उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने शी से ब्रेकअप कर लिया है, वो इतनी गुस्सा क्यों थी? डूफेंग कहता है पता नहीं। फिर वो कहती है कि याद रखना, मेरे पे कोई खेल मत खेलना। इधर शी अपनी ट्रेनर, जो कि उसकी फ्रेंड भी होती है, उससे कहती है कि कुछ ही दिन पहले डूफेंग ने मुझसे कहा था कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से चीट किया है? तो ट्रेनर कहती है कि नॉट रियली, कोई और रहता वो तुमसे डायरेक्ट ब्रेकअप कर लेता, इतना फंसाता क्यों? डूफेंग तो पागल है। शी ने डूफेंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, इसीलिए वो बहुत दुखी होती है। फिर वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, इतने सालों से मैं अपना सारा सेविंग्स मेरे फादर के सारे कर्ज चुकाने में लगा देती हूँ, फिर भी अभी तक कर्ज ख़त्म नहीं हुआ है। आज ये 3 साल का रिलेशनशिप भी टूट गया अचानक से। अब मेरे खुद के पास ज़्यादा फिजिकल पावर नहीं है, इसीलिए मुझे छोटे केस मिल सकते हैं। इधर डूफेंग अपने अपार्टमेंट में आता है। शी ज़्यादा फ्री नहीं होती है, जब फ्री होती थी तो यहाँ आ जाया करती थी। इधर कंपनी में हम देखते हैं कि हाउजू ने अपने लिए एक चेयर ऑर्डर किया होता है। वहाँ पे सबको वो बहुत पसंद आता है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउ की एंट्री होती है। सारे एम्प्लॉयज़ चुपचाप अपनी सीट पे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउ आते ही हाउजू को कहते हैं कि वो ये चेयर यहाँ से ले जाए, ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। हाउजू समझाने की कोशिश भी करता है कि ये बहुत अच्छा चेयर है, मेरे कैबिन वाला बहुत बेकार है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ मानने वाले थोड़ी ना थे। फिर हाउजू की कुछ ऐसी हालत होती है। इधर शी डूफेंग के अपार्टमेंट में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे तो चेन का लॉक लगा था। शी के चिल्लाने पे डूफेंग वहाँ आता है और फिर शी से शांत से कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान सिक्योरिटी ऑफिस में भिजवा दिया है। शी फिर अपना गोल्ड मेडल मांगती है और कहती है कि तुम उसे छूना मत, मैं खुद लूँगी। फिर डूफेंग ऐसे अपने स्लीव से पकड़ के लाता है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि रोड पे कुछ दरवाजे बिक रहे हैं। ऑफर था कि आज लेने पे अभी 10% पेमेंट करो, 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, पसंद आता है तो 3 दिन बाद फुल पेमेंट करना। बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बिना चाबी के खुलता नहीं है। शी के पूछने पे वहाँ का आदमी बताता है कि अगर चाबी ना रहे तो विंडो से कूद के ही निकलना पड़ेगा। फिर शी डोर लेके डूफेंग के अपार्टमेंट में पहुँचती है। वहाँ पे कोई अंकल आते हैं जो शी को पहचानते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपने अपार्टमेंट के लिए सिक्योरिटी डोर लिया है? तो वो कहती है हाँ, जिससे उन वर्कर्स को भी पता चल जाता है कि शी के पास भले ही आईडी नहीं है, लेकिन उसका यही अपार्टमेंट है। आवाज़ सुन के डूफेंग और उसकी नई गर्लफ्रेंड आती है। अंदर से ही देखती है कि सिक्योरिटी डोर शी लगवा रही है ताकि दोनों अंदर लॉक हो जाएं। डूफेंग तो बाहर भी नहीं जा सकता था, उसे शी से बहुत डर जो लगता था। इधर अपने चेयर को लेके हाउजू अपने फ्रेंड शिंग के पास पहुंचता है और उसे ही दे देता है। डोर फाइनली लग जाता है। चाबी 2 बार घुमाने पे डोर लॉक हो जाता है और तीसरी बार घुमाने पे अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ सकते। शी तो चाबी को 3 बार घुमाती है और बाहर आके उस चाबी को पानी में फेंक देती है। और उसने तो उस वर्कर से भी कह दिया था कि 3 दिन बाद अपना पेमेंट डूफेंग से ले ले। फिर वो एक कार शोरूम में हाउजू और शिंग के पास पहुंचती है। स्क्रैच सही करवाने का बिल था 3800 युआन, यानी 38,000 रुपीज़। हाउजू कहता है इतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, मेरी कार इम्पोर्टेड है। पहले मैंने सोचा था कि इंश्योरेंस कंपनी जाऊं, लेकिन तुमने कहा था तुम पेमेंट करोगी, इसीलिए मैं नहीं गया। शी फिर उसका QR कोड मांगती है। 660 युआन यानी 6,600 रुपीज़ पे करती है और कहती है कि मेरे पास अभी इतना ही है, वो बाद में पेमेंट कर देगी बाकी, वो भी बैंक इंटरेस्ट के साथ। अगले महीने वो पेमेंट कर देगी, इसलिए अपना आधार कार्ड उसे देती है। कार्ड का फ़ोटो लेके वो रख ले। उसका नाम देख के दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि शी का लिटरल मीनिंग होता है 11।
फिर हम देखते हैं बहुत देर से एक आदमी शोरूम के बाहर वेट कर रहा होता है। हाउजू के निकलते ही वो निकलता है और जानबूझ के शिंग के ट्रक के सामने आ जाता है और सारा इल्ज़ाम शिंग को लगाने लगता है। फिर हाउजू और इस आदमी की लड़ाई होने लगती है। शी बीच में आती है और तुरंत उसे ढेर कर देती है। वो हाउजू को कल दोपहर 5th डॉक में बुलाता है लड़ने के लिए। हाउजू फिर शी से कहता है क्योंकि आज तुमने मेरी हेल्प की है तो अब तुम्हें कार के डैमेज का रिपेयर करने के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज के बाद से ज़िंदगी भर अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। शी फिर कहती है बहुत सही और वहाँ से चली जाती है। इधर कंपनी में प्रेसिडेंट हाउ अपना मेडिसिन ले रहे होते हैं, तभी मिस्टर मा उनके पास आते हैं और आज की हुई सारी लड़ाई के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें शिंग ने फ़ोन करके बता दिया था। और ये भी बताते हैं कि उस गैंगस्टर ने हाउजू को कल दोपहर में 5th डॉक में बुलाया है। वो गैंगस्टर रिसेंटली ही जेल से निकला है। प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं क्या तुम उस गैंगस्टर को ढूंढ दोगे, जिस पर मिस्टर मा कहते हैं कि मैं देखता हूँ लेकिन मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि रात को वो गैंगस्टर खेल रहा होता है, तभी उसे कोई इंसान जिसका नाम इस गैंगस्टर ने गॉड ऑफ वेल्थ सेव किया है मैसेज करता है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही चल रहा है, कोई मेरे को पैसा देगा। इधर मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउस से बताता है कि उसने उस गैंगस्टर से बात की है, वो 1 लाख युआन मांग रहा है, यानी 10 लाख रुपीज़। प्रेसिडेंट हाउ ने हाउजू की सेफ्टी के लिए 2 ताकतवर लोगों को भी भेज दिया था। इधर हाउजू 5th डॉक पे पहुंच जाता है। इधर मिस्टर मा के कार में हम देखते हैं कि मिस्टर मा एक पेपर बैग से कुछ बंडल ऑफ नोट्स निकाल के एक ब्लैक बैग में रखते हैं। अब मेरे को इन पे शक हो रहा है। फिर वो गैंगस्टर उनके पास पहुंचता है। सबसे पहले तो मिस्टर मा उसका फ़ोटो लेता है ताकि प्रेसिडेंट हाउ को सेंड करके उन्हें प्रूफ हो जाए कि वो गैंगस्टर हाउजू के पास नहीं गया है। फिर मिस्टर मा उसे वो पेपर बैग दे देते हैं और वो चला भी जाता है। शी को भी पता था कि आज हाउजू 5th डॉक पे पहुंचा होगा, तो वो भी आज वहां पहुंची होती है। प्रेसिडेंट हाउ ने हाउजू की सेफ्टी के लिए जो 2 लोग भेजे थे उनसे शी की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो दोनों शी को गैंगस्टर की गैंग का समझ लेते हैं। हाउजू आवाज़ सुन के उनके पास पहुंचता है। हाउजू के पूछने पे वो दोनों आदमी बताते हैं कि प्रेसिडेंट हाउ ने हमें आपके पास आपकी सेफ्टी के लिए भेजा है। फिर हाउजू उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। शी जा ही रही होती है, तभी उसे रोक के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शी बोलती है कि तुमने मुझे कार की पेमेंट करने से मना कर दिया था, इसलिए मैं कर्ज चुकाने तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ गई। अब तुम भीख भी मांगोगे तो भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हाउजू जब अपने अपार्टमेंट पहुँचता है तो उसकी मेड सिस्टर जैंग कहती हैं कि मैं ग्रॉसरीज लेने गई थी, कोई अंदर आया और यहाँ लिख गया गो टू हेल। हाउजू के पूछने पे वहाँ पे जो आदमी होता है वो कहता है कि उस समय सारे सिक्योरिटी कैमरास ख़राब थे, हम अभी उन्हें रिपेयर कर रहे हैं। इधर मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउस से बताते हैं कि उस गैंगस्टर ने मेरा पीछा किया और अब वो और पैसा मांग रहा है। तभी एक एम्प्लॉई प्रेसिडेंट हाउ के लिए एक लेटर लाती है। वो फिर मिस्टर मा को वो लेटर खोलने के लिए देता है और फिर एक और दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक और सेम मिला है। फिर प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि पहले मुझे लगता था कि इन लोगों को बस पैसा चाहिए, बट अब मुझे पता है कि ये इतना सिंपल भी नहीं है। एक पर्सन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरा मुझे डरा रहा है। हाउजू ने सिर्फ एक इंसान को ऑफेंड नहीं किया है, और भी बहुत है। मिस्टर मा सजेस्ट करता है क्यों ना हम हाउजू को सेफ रखने के लिए अब्रॉड भेज दें। प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि अभी तो वो वापस आया है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रेसिडेंट हाउ कहता है कि हम हाउजू के लिए एक बॉडीगार्ड रखेंगे, और प्रेसिडेंट हाउ शी को हायर करने को कहते हैं क्योंकि उस दिन उसी ने उन्हें बचाया था, और प्रेसिडेंट हाउ शी के स्किल्स से इम्प्रेस भी हुए थे। हाउजू के लिए एक बॉडीगार्ड रखने की बात पे मिस्टर मा खुश नहीं लग रहे थे। इधर शी को ईगल सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है। प्रेसिडेंट हाउ वहाँ पहुँचे होते हैं और शी को हाउजू के बॉडीगार्ड के रूप में 3 महीने के लिए हायर कर लेते हैं। शी का काम अगले दिन से शुरू होगा। शी काम मिलने पे बहुत खुश होती है। अगले दिन मस्त तैयार वार हुए वो सामान लिए ऑफिस पहुंचती है। हाउजू शी को वहां देख के शॉक हो जाता है। शी बॉडीगार्ड के साथ साथ उसका असिस्टेंट का भी काम करेगी। अब तो हाउजू जहां भी जाता शी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो दोनों प्रेसिडेंट हाउ के कैबिन में पहुंचते हैं। हाउजू अपने फादर से पूछता है कि क्या हो गया है, क्या आपने इसे हायर किया है, क्या आप खुश हैं, क्या मैं खुश हूँ।
और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।